सुंदर नगर नाम के एक नगर में लक्ष्मीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। वे बहुत अमीर थे। उनके पास कई एकड़ ज़मीन थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे और उनके बहुत सारे मित्र भी थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वे रोज़ भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें एक संतान हो जाए। आखिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और समय आने पर उन्हें एक सुंदर सी बेटी हुई। क्योंकि पति पत्नी बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला। उन्होंने उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। अगर वह कुछ गलती भी करती थी तो उन्होंने उसे कभी डांटा नहीं। इस तरह से जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी होती गई, वह बिगड़ती चली गई। जब वह लड़की शादी के लायक हो गई तो बहुत सारे आदमी, अमीर और गरीब, राजकुमार और गरीब, सभी उससे शादी करने के लिए आए, पर उसने उन सभी को मना कर दिया। वह लड़की यह सोचती थी वह सबसे कुछ अलग करके जिएगी। उन दिनों उस राज्य की यह रीति थी कि लड़के का पिता लड़की की पिता से मिलकर शादी तय करता था। सो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह लड़की किसी से भी सलाह लेना नहीं चाहती थी और वह शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दूसरे लोग यह सोचते थे कि शादी करना अच्छा है। उसने अपने पिता से कहा, मैं उस आदमी से शादी कैसे कर लूं जिसे मैंने देखा तक नहीं। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी आदमी इतना सुंदर और अमीर नहीं है जिससे मैं शादी करूं। वे तो मेरे नौकर होने के लायक भी नहीं हैं। पुरुषों के लिए उसके ऐसे विचार उसके माता पिता को बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसके विचार बदलने की कोशिश भी की, पर उसने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उसने किसी की सलाह लेना और मानना तो सीखा ही नहीं था। वह तो बस अपने मन की करती थी। कई साल बीत गए और उस लड़की ने शादी नहीं की। वह सुंदर लड़की सारे गांव में वह लड़की जो शादी नहीं करना चाहती है के नाम से मशहूर हो गई। गांव के पुरुषों ने तो अब उससे शादी करने का विचार ही छोड़ दिया। सारे गांव में अब उसकी सुंदरता के बजाय उसके इसी बर्ताव के चर्चे होने लगे कि वह शादी नहीं करना चाहती। किसी से भी उसकी सुंदरता की बात करो तो यही कहता, अरे वह लड़की, हाँ वह सुंदर तो जरूर है, पर वह तो वह फूल है जिसे हम भगवान पर भी नहीं चढ़ा सकते। धीरे धीरे गांव में अब यह विश्वास हो गया, यह लड़की वह नहीं है जिससे कोई शादी करना चाहेगा। जल्दी ही उसकी खबर की वह पुरुषों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती है। दूर और पास सभी जगह यह चर्चा फैल गई। यहाँ तक कि भूतों और शैतानों और जंगली जानवरों की दुनिया में भी बात फैल गई उस लड़की के बारे में। यह सब सुनकर एक दिन एक अजगर अपने साथियों से बोला, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। उसके एक साथी ने कहा, तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। उसने तो बहुत सुंदर सुंदर लोगों को मना करके ठुकरा दिया है। तुम उन लोगों के सामने क्या चीज़ हो और तुम क्या सोचते हो वह तुमसे शादी कर लेगी? और उसके साथी जोर जोर से हंस पड़े। अजगर बोला, देखते हैं। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो अजगर उस लड़की से शादी करने के लिए चला। रास्ते में वह अपने एक मंदिर में रुका और काफ़ी जाप करने के बाद वह एक सुंदर नौजवान के रूप में बदल गया। जितना सुंदर नौजवान दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा था, उतना सुंदर वह बन गया। फिर उसने एक राजकुमार के जैसे कपड़े पहने और शाही तरीके से गांव की तरफ चल पड़ा। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था और अपनी सुंदरता से किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था। उसका चेहरा सुबह के तारे की तरह चमक रहा था। वह सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि उस लड़की को सबक सिखाया जाए। जब वह उस लड़की के घर पहुंचा तो उसके पिता अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उसने उस लड़की के पिता से कहा, मैं शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तभी उस लड़की ने भी उस अजनबी को देखा और उसकी तरफ दौड़ी। उसने उसे गले लगा लिया और बोली, यही वह आदमी है पिताजी जिससे मुझे शादी करनी है।
अजनबी बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे पिता से कुछ रस्मी तौर तरीके पूरे करने हैं। फिर मैं अपने घर के कुछ लोगों को बुलाऊंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पर लड़की को चैन कहा। उसने तो इतना भी सब्र नहीं था कि वह इंतजार करती कि उसके अपने लोग उस अजनबी के बारे में कुछ पता कर ले। उसने अपना सामान बांधा और अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी शादी उस अजनबी के साथ नहीं की तो वह उसके साथ भाग जाएगी। उसके पिता ने उसे उस अजनबी की बात सुनने के लिए कहा और उसे समझाया, अजनबी अक्लमंद है और हमारे तौर तरीकों को जानता है। उसके लोगों को आ जाने दो, तब हम उससे तुम्हारी शादी की बात कर देंगे। पर लड़की बोली, नहीं, मैं उसके आदमियों के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे तो अभी जाना है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उसकी माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की और फिर उसके परिवार वालों ने भी कोशिश की, पर उसने किसी की भी एक नहीं सुनी। उसने एक अजनबी का हाथ पकड़ा, अपनी एक नौकरानी को अपने साथ लिया और अपना सामान साथ लिया और उस अजनबी के साथ चल दी। उसके पिता को यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि वह अजनबी था कौन और कहाँ से आया था। अजनबी ने भी लड़की के साथ लिया, उसका कुछ सामान लिया, उसकी नौकरानी को लिया, मुर्गियाँ ली, बकरे लिए और अपने घर की तरफ चल दिया। वे कई बाजार वाले दिन तक चलते रहे। उन्होंने 7 खेत पार किए, 7 नदियाँ पार की, पर फिर भी उस अजनबी का घर नहीं आया। लड़की ने अजनबी से पूछा, आपके घर पहुँचने में अभी कितनी देर है? अजनबी ने जवाब दिया, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं। वह लड़की फिर बोली, आपका घर काफ़ी दूर है। अजनबी बोला, हाँ, तुम यह कह सकती हो, पर सब मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे बड़े कहते हैं, किसी के लिए कोई गांव दूर हो सकता है और किसी के लिए वही गांव पास हो सकता है। मेरे लिए वह गांव दूर नहीं है, पर वे उस अजनबी के गांव फिर भी नहीं पहुंच सके जब तक उन्होंने जिंदा और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच की हद नहीं पार कर ली। अब तक वह लड़की और उसकी नौकरानी दोनों थक कर चूर हो चुके थे। खैर, जल्दी ही वे लोग एक बहुत ही घने जंगल में आ पहुंचे। लड़की को लगा कि वहां अभी तक कोई भी आदमी नहीं पहुंचा होगा, पर फिर भी वे दोनों उस अजनबी के पीछे पीछे चलती रहीं और वे सब उस जंगल के बीचों बीच आ गए। जैसे जैसे वे उस घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लड़की को रोना आ गया। अजनबी ने उसे धीरज बंधाया। चुप हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह काफ़ी है। पर लड़की का रोना जारी रहा, क्योंकि अब उसे अजनबी से डर लगने लगा था। जब वे जंगल के बीच में आ गए तो वहाँ उन्हें एक गुफा मिली। अजनबी आगे बढ़ा। उसने लड़की और उसकी नौकरानी को उनका बोझा वही पास में रख देने के लिए कहा। दोनों ने अपना बोझा रख दिया और वह अजनबी उस गुफा में घुस गया। वह लड़की और उसकी नौकरानी आश्चर्य से खड़ी देखती रही। अंदर जाकर उस नौजवान ने अपने आप को एक अजगर में बदल दिया। यह सब देखकर वह लड़की और उसकी नौकरानी दोनों बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अजगर बोला, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। और इससे पहले कि वह लड़की कुछ कर सके, वह अजगर उस लड़की को और नौकरानी को निगल गया। फिर उस अजगर ने उस लड़की को पकड़ा और उसे एक गुफा के कमरे में बंद कर दिया। उसने उस गुफा को ताला लगाया और उसकी चाबी को निकल गया। अगले कई दिनों तक वह अजगर मुर्गियाँ और बकरा खाता रहा, जो वह लड़की अपने साथ लेकर आई थी। उतने दिन वह लड़की उस गुफा के कमरे में भूखी रही। अजगर ने उसे जानबूझकर भूखा रखा ताकि वह थोड़ी कमज़ोर हो जाए और वह उसे आसानी से निगल सके। इस बीच में लड़की का पिता बहुत डरा हुआ था। उसका डर और भी ज़्यादा हो गया जब उसे अपनी लड़की के बारे में बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। तो वह एक पंडित के पास गया और उससे अपनी लड़की और अपने दामाद के बारे में पूछा। पंडित बोला, तुम्हारी बेटी के बीच में है और अभी रो रही है। लगता है कि जैसे साबुन सी उसकी आंखें जल रही है।
वह एक बड़े खतरे में है और केवल कुछ दिनों की मेहमान है। यह सुनकर उसका पिता बहुत दुखी हुआ। उसने अपने सब होशियार कलाकारों को बुलाया और उनमें से सबसे अच्छे 5 कलाकारों को चुना। पहला कलाकार था देखने वाला, जो दीवार के पार भी देख सकता था और जिसकी नज़र किसी भी आदमी की नज़र से ज़्यादा दूर तक देख सकती थी। दूसरा आदमी था रोक देने वाला, जो खाते हुए शेर के मुंह से भी खाना छीन सकता था। तीसरा आदमी था निशाने वाला, जो एक उड़ते हुए तोते को बिना गोली के भी मार सकता था। चौथा आदमी था बढ़ई, जो पलक झपकते ही बिना किसी सामान के नाव बना सकता था। और पांचवा आदमी था नाविक, जो नाव को बिना किसी पतवार आदि के नाव खेल सकता था। उसने उन लोगों से कहा, तुम लोगों का काम मेरी बेटी को ढूंढना है और उसे मेरे पास जिंदा वापस लाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम लोगों को इतना इनाम दूंगा जितना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। सो वे सब अपने इस काम पर चल दिए। देखने वाला उनका गाइड था। जब वे नदी पर पहुंचे तो बढ़ई ने एक नाव बनाई और नाविक उसे खेने लगा। घने जंगल में पहुंचने से काफी पहले देखने वाले ने एक अजगर नदी के किनारे धूप सेकता हुआ देख लिया। आगे देखने पर उसे एक लड़की एक गुफा के कोने में बैठी हुई दिखाई दे गई, जहां वह ताले में बंद थी और उसकी चाबी उस अजगर के पेट में थी। अब रोक वाले का काम था। जब अजगर ने करवट बदली तो वह रोक के असर से जम सा गया, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई जादू डाल दिया हो। रोक वाले ने अजगर का मुंह खोला और उसके पेट में से उस गुफा के कमरे की चाबी निकाल ली। गुफा के उस कमरे को खोला, लड़की को बाहर निकाली और वह चाबी फिर से अजगर के पेट में डाल दी। यह सब उसने अजगर के हिलने से पहले ही कर दिया। लोगों ने उस लड़की को नाव में बिठाया और नाविक नाव खेकर उसे आदमियों को दुनिया की तरफ लेकर चल दिया। जब अजगर अपनी नींद से जागा तो वह लड़की को खाने के लिए गुफा की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उस लड़की को ढूंढा तो वह लड़की तो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लड़की को वह न देखकर बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में भरकर उसने गुफा का बहुत सारा हिस्सा तोड़ दिया। जब वह गुफा के बाहर आया तो उसने आदमियों के पैरों के निशान और इसके अलावा कुछ दूसरे निशान देखे। उसने नदी की लहरों पर भी कुछ देखा, जिससे उसे पता चल गया कि कोई उसकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ले गया है। उसने नदी की लहरों पर उसका पीछा किया, ऐसे पीछा किया जैसे कोई जादू का किया हुआ करता हो। बहुत जल्दी ही उसने उन 5 लोगों को पकड़ लिया और उन पर कूद पड़ा, पर रोकने वाले ने उसे पहले से ही आते हुए देख लिया था और निशाने वाले को उसके बारे में बता दिया। निशाने वाले ने उसे मारने की कोशिश की, पर जब तक वह उसे मारता तब तक अजगर ने नाव को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका उस नाव को तोड़ना उन आदमियों के लिए बहुत ही घातक था और जब तक कि बढ़ई ने दूसरी नाव नहीं बना ली तब तक सारे लोग पानी में तैरते रहे। उसके बाद नाविक उस नई नाव को खेकर सबको शहर में ले आया। जब वे लोग लड़की को लेकर वापस आ गए तो लड़की के पिता ने उन सबको बहुत इनाम दिया। अब उनमें से हर एक अपने लिए सबसे ज़्यादा इनाम रखना चाहता था। देखने वाला बोला, अगर मैं न होता तो सबसे पहले तो हमें वह लड़की ही नहीं दिखाई देती। बढ़ई बोला, पर वह मैं था जिसने वह नाव बनाई और जिसमें बैठकर हम वहां तक गए, और जब हम करीब करीब डूबने वाले थे तब फिर मैंने ही दूसरी नाव बनाई जो हमें बचाकर यहाँ तक लेकर आई। निशाने वाला बोला, और मैं अगर उस अजगर को न मारा होता तो हंसम को खा लेता। मुझे इस इनाम में से सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। रोक वाला बोला, यह मत भूलो कि मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उस अजगर के पेट से चाबी निकाली और उस लड़की को उस गुफा से बाहर निकाल कर लाया। अगर मैं यह सब नहीं करता तो आज हम यहाँ बैठकर इसी नाम पर नहीं लड़ रहे होते। आखिर मैं, नाविक बोला, अब अपने बारे में क्या कहूँ। मैं तो एक मामूली सा नाविक हूँ, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। सो मैं अपने हिस्से का इनाम तुम लोगों को देता हूँ। तुम लोग इस इनाम के ज़्यादा हकदार हो। ऐसा कहकर वह जाने को तैयार हुआ तो बाकी लोगों को लगा
कि वे तो बहुत ही मतलबीपन से बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सभी लोगों के लिए इस काम में अपना काम किया है, इसलिए सबका बराबर का हिस्सा है, ना कोई कम और ना कोई ज़्यादा। तो रोक वाला बोला, साथियों वापस आओ। हम लोग एक पहेली के बहुत सारे टुकड़े हैं, जिनको साथ रखने पर ही वह पहेली यानी कि खोई हुई लड़की की पहेली सुलझी है। हम में से न कोई ज़्यादा है और न कोई कम है। आओ हम अपना इनाम बराबर बराबर बांट लेते हैं, क्योंकि बंदूक के जब तक सारे हिस्से काम न करें उससे गोली नहीं छूटती। हालांकि उस लड़की ने जो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, अपना सबक सीख लिया और अपना तरीका भी बदल लिया, पर फिर भी गांव वाले उसके बारे में अपना विचार नहीं बदल पाए। दूसरे यह कि वह लड़की अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी सुंदरता भी अब ऐसे मुरझा गई थी जैसे किसी गर्मी के फूल को पाला मार गया हो। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे। धन्यवाद।